Hello everyone. In this video we are going to discuss about magnetotelluric method. बहुत important method है like others. जियोफिजिक्स में जितना methods है all are equally important. ऐसा नहीं कि ये method ज्यादा ये method है. कोई कुछ method ज्यादा common है, कुछ method less common है. But हर एक method का कुछ ना कुछ advantage, कुछ ना कुछ disadvantages रहता है. कुछ पर्टिकुलर मेथड जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वो उसका थोड़ा वही एक्सपेंस इटसेल्फ इज एन डिसएडवांटेज ऐसा करके कंसीडर होता है. बट सभी का एडवांटेज क्या रहता है ना, एक्सपेंस के बदले में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो डेटा मिलता है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है. देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस लाइक दैट. मैग्नेटोटेलुरिक मेथड भी बहुत यूनिक है. इसका अपना बहुत एक अलग ही यूजफुलनेस है कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में. स्पेशली ये साइस्मिक को भी बीट कर देता है व्हेन वेरी हाई डेप्थ स्टडी इज कंसर्न्ड. डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इवन 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अर्थ सरफेस का नीचे, वो सब हाई डीप बहुत दूर का फिनोमेना, बहुत डीपर अर्थ का स्टडी के लिए भी मैग्नेटोटेलुरिक बहुत यूज होता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली साइस्मिक सर्वे में सपोज आपको क्या होना पड़ता है, आपको आर्टिफिशियल सोर्स जरूरत पड़ता है ना, दोनों होता है. बट इसमें मैग्नेटोटेलुरिक में आपको इट इज कंसिडर्ड एज ए पैसिव मेथड. पैसिव और एक्टिव मेथड आई होप यू मस्ट बी नोइंग, जिसमें कुछ सोर्स का जरूरत होता है. दैट सोर्स से कुछ पर्टिकुलर आइदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो कुछ पल्स जाएगा जो मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट करके रिटर्न बैक आएगा, जो कि रिसीवर से आप स्टडी करोगे. वो हो गया एक्टिव मेथड. पैसिव मेथड में आपको कोई सोर्स का जरूरत ही नहीं, जैसे कि मैग्नेटिक मेथड, ग्रेविटी, इसका अर्थ का नेचुरल प्रॉपर्टी को डायरेक्ट मेजर होता है. ठीक है. सो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट. देखो मैग्नेटोटेलुरिक मेथड एज आई टोल्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, अर्थ सरफेस का, सब सरफेस मटेरियल्स का मेजर करते हैं. बट सबसे सुंदर चीज ये सोलर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म जो भी हम लोग देखते हैं ना, वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है. दैट मीन्स पैसिव, इसीलिए बोल रहा है. कैसे होता है मैं वो दिखाऊंगा. सपोज इस फोटो को देखो, इस डायग्राम को, इसमें देखा जा रहा है सोलर स्टॉर्म, सोलर विंड बोलते हो ना, या फिर लाइटनिंग जब होता है ना, थंडरस्टॉर्म, उस टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आता है, वेव्स आता है बहुत. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वेव का वेवलेंथ डिफरेंट होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है. तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ कम हो जाएगा. दैट मीन्स पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा ज्यादा डेप्थ तक. एंड लो फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई वेवलेंथ व्हिच कैन पेनिट्रेट फर्दर वेरी मच डीपर पार्ट ऑफ द अर्थ. सो आपको डेप्थ अकॉर्डिंगली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का तो लाइटनिंग, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सोलर स्टॉर्म तो आता ही है. तो अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंट डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेट कर सकते हैं. ठीक है. इसमें एक अरेंजमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मीटर, इलेक्ट्रिकल मेजर करने के लिए, या मैग्नेटोमीटर भी रहता है. ठीक है. इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड मैग्नेटोमीटर, ये दो इंस्ट्रूमेंट रहने से दोनों इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड मेजर हो जाता है. सो लेट अस हैव सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. इट इज इंडीड ए पैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड as I have discussed. It uses the variations in the natural magnetic field. देखो natural magnetic field यूज होता है. This is caused due to electromagnetic signal source like solar storm and lightning. Whenever any area gets affected by solar flares or lightning, it produces a time varying magnetic field. देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक एक पल्सेशन होता है. जितना हमेशा कांस्टेंट सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स नहीं जनरेट होता है अर्थ में. सोलर विंड का भी, सोलर स्टॉर्म का एक पर्टिकुलर टाइमिंग रहता है, मैं दिखाऊंगा, जिसको डायरेनल वेरिएशन भी बोलते हैं ना. So the interaction of this magnetic field with subsurface material having different resistivities induces an electric field
which can be measured with sensitive instruments. एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, इसीलिए मैग्नेटोमीटर से, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में हम लोग जो भी चीज करते हैं ना, इसमें भी सेम करते हैं, बट प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो जनरेट होता है वो इसमें पैसिव मेथड में क्या है ना, हम लोग नेचर को यूज करते हैं, नेचर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स, थंडरस्टॉर्म, ये बस, रिमेनिंग थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, बट इसका जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। ऑलमोस्ट सेम बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम नहीं बोला। द मेन गोल ऑफ मैग्नेटोटेलुरिक्स इज टू मेजर बोथ मैग्नेटिक एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू बैक आउट रेजिस्टिविटीज बिलो द सरफेस। अल्टीमेटली देखो, कुछ भी हो, सब सरफेस मटेरियल्स का हमारा रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ये जानना मेन इंपॉर्टेंट होता है ना। देखो, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। रेजिस्टिविटी जानने का मतलब ही हो गया कंडक्टिविटी, समझ गया आप। हाई रेजिस्टिविटी मतलब लो कंडक्टिविटी, बिकॉज 1 by रेजिस्टिविटी मतलब ही कंडक्टिविटी होता है। सो प्रिंसिपल देख लो, देखो सिंपल बात है, ये अर्थ है, नॉर्थ साउथ, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है ना। एंड जो सोलर स्टॉर्म से बहुत आयन आता है ना, वो आयनोस्फीयर में रुक देता है ना उसको, वरना हम लोग आज प्रोटेक्ट रह ही नहीं पाते हैं ना। इसको मैग्नेटोस्फीयर भी बोलते हैं कुछ पार्ट में ना, बिकॉज ये एक बैरियर है जो अर्थ से खतरनाक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या फिर बहुत सोलर स्टॉर्म मतलब आयन आता है ना, हार्मफुल रेडिएशन आता है, उसको रोकता है वो लेयर। सो अल्टीमेटली वो लेयर का फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सोलर विंड का इंटेंसिटी के ऊपर कभी कभी इस बहुत ज्यादा इंटेंस सोलर विंड आने से इसको कार्व कर देगा। ये देखो, इस साइड में देखो ऐसा जा रहा है, लेकिन इस साइड में इसको ये कर दिया, फ्लैटनिंग कर दिया। फिर जब सोलर विंड का इंटेंसिटी घट जाएगा, ये ऐसा शेप ले लेगा हमारा आयनोस्फेरिक, ठीक है। तो ये जितना आगे पीछे एक स्मॉल लेवल में पल्सेशन होता है, इस साइड में भी होता है, इसमें और कम होता है। सपोज इस साइड से सोलर विंड आ रहा है सपोज, सो सोलर विंड का इंटेंसिटी वेरिएशन के अनुसार माइक्रो पल्सेशन शुरू हो जाएगा। ये जो बाउंडिंग एरिया है सोलर विंड वर्सेस हमारा अर्थ का एटमॉस्फेरिक लिमिट, उसमें आगे पीछे एक दूसरे आगे पीछे बढ़ते रहता है, इसी को माइक्रो पल्सेशन बोलते हैं। ये क्या होता है ना, माइक्रो पल्सेशन हम मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पल्सेशन के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी होता है, 1 हर्ट्ज से भी कम होता है। एंड देखो, लो फ्रीक्वेंसी मतलब वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, इवेंचुअली इंटेंसिटी ज्यादा घटेगा नहीं, ये लो फ्रीक्वेंसी से धीरे धीरे सरफेस में आएगा और सब सरफेस के बहुत डीप तक ये वेव जाएगा, एंड वही इंट्रोडक्शन से हमारा सिग्नल मिलता है जो कि डिटेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, याद रखो, दो टाइप का सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है। एक तो हो गया माइक्रो पल्सेशन, दैट इज सोलर फ्लेयर, सोलर विंड की वजह से, दैट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मींस लो पेनिट्रेशन पावर। और एक होता है लो फ्रीक्वेंसी हाई पेनिट्रेशन पावर, जो कि मोर देन 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि हम लोगों का अर्थ का कहीं पे भी जब तूफान आता है तब थंडरस्टॉर्म होता है ना, लाइटनिंग होता है, जो जिसको विद्युत बोलते हैं हम लोग, जोर से जब लाइटनिंग होगा क्या होगा, वो भी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, रिलेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स वेरी more than 1 hertz frequency, very high frequency, that means lower penetration power, है ना, वो जनरेट होता है। सो दो टाइप का आपको सिंपल याद रखना है, एक है सोलर स्टॉर्म, एक है थंडरस्टॉर्म या फिर लाइटनिंग। सो सोलर फ्लेयर से लेस देन 1 हर्ट्ज, थंडरस्टॉर्म से मोर देन 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। लेस देन 1 हर्ट्ज मीन्स हाई वेवलेंथ होगा, लो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वेवलेंथ एंड हाई पेनिट्रेशन पावर, एंड हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स लो वेवलेंथ, लो पेनिट्रेशन पावर। इतना याद रखने से चलेगा। सो डायगोनल वेरिएशन इन माइक्रो पल्सेशन इज ड्यू टू सोलर फ्लेयर कॉजिंग इलेक्ट्रॉन मास इजेक्शन। डिफरेंट इंटेंसिटी में सोलर स्टॉर्म आते रहता है, दिन में डिफरेंट वेरिएशन आता है ना। So variation in the density, velocity and intensity of the solar wind produces time varying EM field.
ये टाइम वैरिंग ईएम फील्ड के लिए ही माइक्रोपल्सेशन शुरू हो जाता है एंड दैट माइक्रोपल्सेशन कॉज क्या करते हैं, लो ऑर्डर लो फ्रीक्वेंसी का लेस देन 1 हर्ट्ज का ईएम पल्स जनरेट करता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ आयोनोस्फीयर में ऊपर से तो बैरियर है, तो जब लाइटनिंग तो लोअर एटमॉस्फेयर में होता है ना, जब लाइटनिंग भी होता है तब क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी क्या है ना रिटर्न बैक करते हैं, अगेन आयोनोस्फीयर में जाता है, अगर आयोनोस्फीयर से अगेन रिफ्लेक्ट होकर आएगा, ऐसा करके ड्रॉप होते रहता है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो ए नंबर ऑफ मेजर storm centers could be found in the equatorial region having an average of 100 stormy days। इक्वेटर में तो ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट आता है तो गर्म ज्यादा रहता है, तो उसमें लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा होता है जब जब बारिश होता है ना, तो उसमें डिफरेंट एरिया में स्टेशन रखा गया है जहां से ये चीज मेजर आता है। So interaction between solar wind and Earth's magnetic field creates the magnetosphere, which is natural source of EM fields below 1 hertz. And EM waves generated by lightning bounce between Earth's surface and the highly conductive ionosphere and travel as plane waves. Eventually क्या होता है देखो, ये जो lightning हुआ, ये lightning होके एक कुछ एनर्जी ऊपर फिर जाएगा, आयोनोस्फीयर से रिटर्न करेगा, अगेन इधर चूस के चैनल, इवेंचुअली धीरे धीरे और क्या होगा, इसकी एनर्जी घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा करके सो द ईएम एनर्जी व्हिच हैज इट्स सोर्स फ्रॉम डिस्टेंस लाइटनिंग स्ट्रोक्स ट्रैवल गाइडेड वेव मोटर with energy being reflected back and forth between the conductive surface of the earth and the ionized layer of the air in the ionosphere. The weak current induced by this EM field in the earth's subsurface is useful in telluric and magnetotelluric prospecting। ठीक है, सो दो चीज याद रखना है प्राइमरीली आपको, सोलर विंड एंड लाइटनिंग। नाउ मेथड ऑफ सर्वे, यहाँ तक आई होप इट इज क्लियर ना। सोलर स्टॉर्म क्या करता है, स्ट्रीम ऑफ आयन एमिट करता है एनर्जी, जो कि ये तो पूरा क्लियर हो गया। ना मैग्नेटोलॉजिक मेथड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मेथड ऑफ सर्वेइंग क्या है, इक्विपमेंट क्या रहता है, वो बारे में बात करें। एक चीज सिंपल देखो, 5 कंपोनेंट सिस्टम याद रखना, 5 चीज यूज होता है। ठीक है, A typical magnetotelluric station in the field consists of electrodes, magnetometer and data acquisition unit। ठीक है, सो इलेक्ट्रोड मतलब करंट मेजर करने के लिए, मैग्नेटोमीटर तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेगा। सो देयर आर 4 इलेक्ट्रोड्स, करंट मेजर करने के लिए 4 इलेक्ट्रोड्स कैसे करके रखा जाता है, 2 आर अलाइंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इधर के जैसा, सपोज EX, ये सब करंट इलेक्ट्रोड मान लो, हाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, 2 आर ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, एंड 3 मैग्नेटोमीटर्स, 2 आर सिमिलरली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हॉरिजॉन्टल, एक को वर्टिकल, इधर ये देखो, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ में 2, ईस्ट वेस्ट में 2 एंड एक को वर्टिकल। वर्टिकल को जमीन में थोड़ा गाड़ना पड़ता है, बरीड है। थर्ड वन इज बरीड वर्टिकली टू सम मैक्सिमम 1 मीटर या 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर डिपेंड करता है, उतना तक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए मैग्नेटोमीटर को वर्टिकली रखना पड़ता है। सो ओवरऑल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 डायरेक्शन, मैग्नेटिक के लिए 3 डायरेक्शन है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक का 2 प्लस मैग्नेटिक का 3, इसीलिए इसको 5 कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, 5 कंपोनेंट सिस्टम क्या क्या मेजर करेगा, तो फिर हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर ऑब्टेन्ड, है ना, ये है यूजफुलनेस। तो टोटल 3 चीज पता चलता है, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक एंड वर्टिकल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक। वर्टिकल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक का कोई मतलब नहीं,
है ना। तो वर्टिकल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक याद रखना, इसीलिए मैग्नेटोमीटर को वर्टिकली रखना पड़ता है। The depth of penetration depends on frequency, जैसे मैं बोला था ना, जितना फ्रीक्वेंसी घटेगा नेचुरली वेवलेंथ बढ़ेगा तो पेनिट्रेशन बढ़ता है ना। तो इंस्ट्रूमेंट का रेंज देखो 0.001 से लेके 10,000 हर्ट्ज। सो 0.001 टू 1 होने से क्या होगा, जनरली सोलर स्टॉर्म से ज्यादा वो सोर्स होता है ना। एंड 1 से ज्यादा तो थंडर स्टॉर्म में डिफरेंट रेंज में हो ही सकता है फ्रीक्वेंसी, है ना। लेकिन एक चीज याद रखो, हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हर्ट्ज वाला सोलर स्टॉर्म से आया, कौन सा थंडर स्टॉर्म से आया। नेचुरली बहुत हाई हर्ट्ज मिलने से इट इज नेचुरली एक्सपेक्टेड कि मोस्ट प्रोबेबली थंडर स्टॉर्म, है ना। और थंडर स्टॉर्म का कम भी हो सकता है, कभी कभी कम हर्ट्ज वाला कम फ्रीक्वेंसी वाला भी थंडर स्टॉर्म हो सकता है। एनीवे, so hence it is suitable for the use in both near surface exploration and much deeper studies, even several hundreds of kilometers, and passive source में that too। तो बहुत इकोनॉमिक हो गया फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। जब बहुत डीपर स्टडी करना है उस टाइम आपको सोर्स जनरेट जरूरत ही नहीं हो रहा है, वो एक एडवांटेज तो है ही। लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैज लॉन्गर वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू मीडियम। सो सोलर विंड से जो लो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है वो कंपोनेंट मोस्टली यूज होता है डीपर पार्ट के लिए, ठीक है। मैग्नेटोलरिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन इट्स ओन और एज ए कॉम्प्लीमेंट टू सम ऑफ अदर जियोफिजिकल यूनिट्स। जियोफिजिकल टेक्निक्स में तो बहुत सारा है, तो मैग्नेटिक का खासियत यही है, कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट्री माने एडिशनल चीज होता है। बाकी सपोज एक जगह पे आईपी सर्वे हो ही रहा है तो उसमें मैग्नेटोलरिक भी करा लेता है लोग कॉम्प्लीमेंट्री। इसका 25% 30% एडिशनल खर्च होता है। सपोज आईपी सर्वे करने में जितना खर्च होएगा, आप सपोज आउटसोर्स करा रहा है दूसरा जियोफिजिकल कंपनी, जो लोग करते हैं ना वो लोग सपोज फॉर एग्जांपल एक आईपी सर्वे का 100 रुपया फॉर एग्जांपल, तो इसको 125 रुपया में आपको आईपी सर्वे एज वेल एज मैग्नेटोटेलरिक दोनों डेटा एक साथ मिल जाता है। तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है। जनरली क्या है ना, यूज होता है इसका मेल डिस्ट्रीब्यूशन बिलो वोल्केनो, फॉल्ट कैरेक्टराइजेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन फॉर जियोथर्मल एनर्जी, इवन आर्कियोलॉजी, बहुत सारा पे फिजिक्स के डिफरेंट हायर लेवल फिजिक्स में अर्थ का सब सरफेस जानने के लिए भी यूज होता है। जैसे कंडक्टिव ओर बॉडीज सच एज सल्फाइड डिपॉजिट्स है, जैसे कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सब के लिए which often exhibits higher conductivity compared to surrounding rocks, and that conductivity is often measured by हमारा ये इससे मैग्नेटोलरिक से होता है। फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे फॉल्ट, फ्रैक्चर्स, ये सब तो ऑफकोर्स होगा ही। सबसरफेस स्ट्रक्चर जैसे सॉल्ट डोम्स, ये स्पेशली हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में बहुत यूज होता है, उसमें हमारा मैग्नेटोलरिक यूज होता है। फिर जियोथर्मल रिजर्वर्स, हाई टेम्परेचर एंड फ्लूइड कंटेंट्स, जियोथर्मल रिजर्वर जनरली हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिंपल चीज है, आपको कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी रिलेटेड कोई भी फीचर्स आपको इस प्रोसेस से मिल जाएगा। हीट सोर्स, पाथवेज, देन टेक्टोनिक सेटिंग, मेंटल कंडक्टिविटी, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना। वेस्ट डिस्पोजल साइट स्पेशली न्यूक्लियर वेस्ट भी हो सकता है, कुछ न्यूक्लियर साइट में कोई चाहे तो कर ही सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, देन ये आर्कियोलॉजिकली भी बहुत यूज होता है, बारिड स्ट्रक्चर लोकेट में, एंशिएंट सेटलमेंट, स्टॉर्म्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सब यूज देखने में यूज होता है, ठीक है। देखो एक जस्ट एग्जांपल के तौर में देखो कितना यूजफुल है। एक मैग्नेटोलरिक सेक्शन देखो कैसे, ये लाइमस्टोन, ऊपर में क्लास्टिक्स है, बीच में अगेन क्लास्टिक्स लाइमस्टोन, तो इसका कांटेक्ट को ट्रेस करने से आपको एक फॉल्ट मिल गया ना। सिमिलरली बेसमेंट कॉन्फ़िगरेशन देखो, बेसॉल्ट के नीचे बारिड क्लास्टिक्स है, स्पेशली बेसॉल्टिक टेरेन में ना दूसरा टाइप का अदर जियोफिजिकल सर्वे उतना अच्छा सक्सेसफुल होता नहीं कंपेयर टू मैग्नेटोलरिक। तो ग्रीनस्टोन बेल्ट्स में भी बहुत बेसॉल्ट रहता है ना, आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट्स में,
मेटावेसल्स रहता है, तो वो सब जगह पे वॉल्केनोस के साथ जो एसोसिएटेड सेडिमेंटरीज रहता है उसको फाइंडिंग में बहुत यूजफुल है मैग्नेटोटेलुरिक। ये और एक एग्जांपल देखो, मैग्नेटोटेलुरिक स्टडी ये अल्हमेडी स्पेन में आई थिंक यूज हुआ था। इसमें भी देखो कितना अच्छा दिखा रहा है C1 लेयर। Registry models show extension of the fault zone towards northeast, दिखा देता है, बहुत क्लियर कट पिक्चर आ जाता है। एंड 70 डिग्री नॉर्थ वेस्ट डिपिंग कंडक्टर दिखा देता है काफी। सो ओवरऑल अगेन अगर देखोगे एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटोटेलुरिक, डीप पेनिट्रेशन पावर रहता है, इट कैन प्रोब डीप इनटू द अर्थ फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, है ना। फ्रीक्वेंसी किस टाइप का यूज करते हो उसके ऊपर। दूसरा नॉन इन्वेसिव, दैट इज पैसिव मेथड, है ना। इट यूजेस नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। एडिशनल सोर्स जनरेट बहुत बड़ा बात होता है, बहुत खर्च उसी में बच जाता है अगर सोर्स नहीं जरूरत होता है। एंड ब्रॉड एप्लीकेशन, इट इज वर्सेटाइल, कैन बी यूज्ड इन वेरियस जियोलॉजिकल सेटिंग एंड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। इवन नॉन जियोलॉजिकली भी बहुत सारा चीज में यूज होता है। लिमिटेशन तो है, कुछ कुछ लिमिटेशन तो सब एस्पेक्ट का बोल रहा था ना। It requires a complex data processing and interpretation, often involving advanced mathematical and computational techniques. That is not a very problematic limitation. It is just a requirement. If proper persons are available in a team, they can do proper software, those settings related this is. But one genuine problem sometimes arises, that is noise sensitivity, because it is susceptible to man-made electromagnetic noises which can mask actual signal, which can complicate data acquisition and interpretation. And और एक चीज है, देखो कोई भी चीज में क्वालिटी फॉल होता है क्वांटिटी बढ़ने के लिए। जो चीज बहुत डेप्थ तक दे रहा है तो नेचुरली थोड़ा रिजोल्यूशन खराब होता है, लेकिन जो रिजोल्यूशन कॉम्प्रोमाइज करते हो ना उसमें भी काफी चीज आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हो। सो व्हाइल इट इज provides good depth of penetration, the spatial resolution may be lower compared to other geophysical methods like seismic surveys. But ये जो लो रिजोल्यूशन बोल रहे हो, हमारा रिक्वायरमेंट कितना है उसके ऊपर। हम बहुत रिजोल्यूशन जब जरूरत नहीं है तो तब कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन समर इन नटसेल इफ यू सी मैग्नेटो, ये हम लोग जियोलॉजिस्ट के लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना है, ठीक। जियोफिजिक्स ऑफ कोर्स दे मस्ट बी स्मार्टर, जियोफिजिसिस्ट जो खुद है वो लोग जो मैग्नेटोटेलुरिक करते हैं वो तो आर्ट मैथमेटिक्स सब चीज लेके आएगा, बट हमारा जस्ट आउटलाइन के लिए मैं बना रहा हूँ। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू समराइज इट लाइक it becomes the only practicable method in some cases where other geophysical methods such as seismic, gravity, electrical resistivity have failed. ऐसा केस स्टडी भी है, especially as I have told in localities such as basalt covered areas. डेक्कन ट्रैप, सपोज डेक्कन ट्रैप का नीचे कितना थिक सेडिमेंट है वो एमटी से स्टडी हुआ भी है, सौराष्ट्र बेसिन ये सब कुछ कुछ जगह पे ना ठीक सेडिमेंट कवर मिला है। एंड वो वैलिडेट भी फर्दर ड्रिलिंग करने से हो ही जाता है ना। तो देखा गया है बेसाल्टिक टेरेन में buried sediments due to larger resistivity contrast between volcanic rocks and buried sediments, magnetotelluric provides superior quality data obviously as compared to other geophysical methods, and it costs less, ठीक है, less than control source EM because MT requires no man-made energy source. तो ये एक एडवांटेज है। Source availability at all times and anywhere on the surface of the earth gives another preference to the natural source EM method. तो नेचुरल सोर्स EM में तो आपका सब जगह पे लो फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी का तो मिल ही जाएगा। हाँ, आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आपको इतना ही चाहिए प्रेस्क्राइब, ऐसा सपोज भले ही हर जगह पे ना मिले बट कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अर्थ का पूरा अर्थ में सोलर स्टॉर्म्स का इफेक्ट्स सब जगह पे है,
थंडरस्टॉर्म सब जगह पे होता है, लाइटनिंग सब जगह पे होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, दैट इज डिफरेंट। बट सोलर फ्लेयर्स तो आते ही रहेगा, थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग कम ज्यादा का अलग बात है। So natural source EM methods measurements take hours at each station। ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है, कभी कभी बहुत टाइम लगता है फॉर गुड सिग्नल रिसीविंग के लिए, क्योंकि सोलर स्टॉर्म अगेन जो बोलो डायरेक्शनल वेरिएशन रहता है ना, तो एक एक टाइम पे एक एक प्रॉब्लम रहता है। हाँ, हाई क्वालिटी डेटा के लिए कभी कभी वेट करना पड़ता है, लो फ्रीक्वेंसी पेनिट्रेशन फ्रीक्वेंसी के लिए। Most applications of natural source EM method have been reconnaissance and large, relatively unexplored basins generally used as a prelude or supplement। पहले ही मैं बोला ना, दूसरा टेक्निक जैसे कि साइस्मिक ये सब का साथ सब्स्टिट्यूट एक एडिशनल हिसाब से यूज होता है। Many noise sources such as electrical generators, switching stations, underground pipelines, इलेक्ट्रिकल कॉरोजन प्रोटेक्शन का जो होता है ना, द साइस्मिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम माइक्रो साइस्मिक एंड इवन इलेक्ट्रिकल फेंसेस, रेडियो ट्रांसमीटर्स, डिफरेंट सोर्स से एनर्जी का प्रॉब्लम थोड़ा रहता है। वो नॉइज इफेक्ट्स को अगर आप दूर कर दिया, माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन, दिस इंटरफेरेंस इफ इट इज रिमूव्ड, देन नेचुरल सोर्स इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करके तब आप बहुत अच्छी तरह इसको यूज कर सकते हो। जस्ट नॉइज रिमूवल इज द मेन टास्क, रिमेनिंग थिंग्स आर ओके। सो दिस इज द एंड, जस्ट लेट मी ब्रीफ। The MT survey requires therefore detection of both magnetic field and electric field components। In summary, in telluric method, magneto-telluric बोलते this terminology is having two components, magneto-telluric। So in telluric portion, telluric method, it is only necessary to measure electric field associated with the earth's current, that thus it is simpler and requires less equipment। However, the amount of information derived from tellurics is considerably less than the entire term, that is magnetotelluric works। magnetotelluric में magnetism भी, magnetic स्टडी भी यूज होता है, इसीलिए मैग्नेटोमीटर भी ऐड हो जाता है। 3 मैग्नेटोमीटर ऐड होता है, जो कि मैं बोला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट मेजर हो जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।